लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? सो वेलकम टू क्लास। सो फर्स्ट टॉपिक इज अ लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज ए एनवायरनमेंट एक होता है फिजिकल लोकेशन। इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल लोकेशन। मतलब ये सोसाइटी ऑलवेज जो सोसाइटी होगा ऐसा नहीं है। सोसाइटी का कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है एंड डिफरेंट कंटेक्स्ट वहाँ पे होंगे, कल्चर्स होंगे। देखो अभी बोला था ना, एनवायरनमेंट क्या होता है कि ये सोसाइटी का ही एक पार्ट है, फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे हमें जाना पड़ता है एंड मैनी स्टूडेंट्स एड्रेस देयर कल्चर्स देयर। वहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स अपना कल्चर्स को एड्रेस करते हैं, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, सो दैट दे शेयर देयर मेन पॉइंट्स। दैट मीन्स कल्चर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, which culture is very much important, from which they learn something, ऐसा चीज है। Since students may learn in a wide variety of settings, these are called settings, just like मोबाइल फोन में सेटिंग्स होते हैं ना, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, वैसे ही कल्चर्स में कल्चर्स के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं दैट मीन्स कल्चरल सेटिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? कल्चरल सेटिंग। अगर वो एनवायरनमेंट के विद इन हो रहा है तो लर्निंग एनवायरनमेंट सेटिंग, बिकॉज हम लर्न कर रहे हैं सोसाइटी से एंड लर्निंग एनवायरनमेंट से। ठीक है। एंड ये जो सेटिंग्स है ना, ये दो टाइप के भी हो सकते हैं। आउट ऑफ द स्कूल लोकेशन हो सकता है, आउटडोर एनवायरनमेंट हो सकता है। एंड इसको मोर हम लोग यूज करते हैं क्या, कि कभी कभी क्लासरूम में बोल सकते हो, कभी कभी ऑल्टरनेटिव ऑफ क्लासरूम बोल सकते हो और ऑल्टरनेटिव टू क्लासरूम बोल सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, क्लासरूम समटाइम्स ये बाउंड्री लेस बनाता है, क्लासरूम को ये बाउंड्री लेस बनाता है। दैट मीन्स अगर बाउंड्री में बांध देते हैं तो वो लिमिटेड कल्चर को ही ओनली ट्रांसफर करेगा। बट व्हेन मूव टू आउटसाइड हम लोग बाउंड्री लेस बना दें, सो दैट ये ट्रांसपेरेंट हो गया, जितने भी कल्चर्स हैं उसके इंफॉर्मेशन है, उनके जो भी पॉइंट्स थे वो एंटर करेगा। सो दैट लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखो ये कुछ नहीं है, आपके बुक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको अरेंज करना है एंड आपको लिखते जाना है। इसलिए इसका नोट्स भी मैं बनाने के लिए मना करूंगी कि आप लोग नोट्स मत बनाना, ओनली आपके बुक में मार्क करना एंड उसी को पढ़ के जाओ, अपने वर्ड्स में लिख के आना, इतना ही है। इसका कोई भी इतना डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है। एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे कल्चर्स शेयर होते हैं, ट्रेडिशंस पॉइंट शेयर होते हैं, सो दैट जितने भी कॉन्टेक्स्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डिटेलली शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ। सो दैट ये आउटडोर हो सकता है, आउट ऑफ द स्कूल आउटडोर एनवायरनमेंट हो सकता है, और हम बोल सकते हैं दिस आर द ऑल्टरनेटिव टू क्लासरूम्स। ऐसा हो गया। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये वन पॉइंट था, मतलब फर्स्ट पॉइंट था इंट्रो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है डायग्राम के साथ। ठीक है, डायग्राम के साथ यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे। देखो डायग्राम में क्या है, डायग्राम थ्री वे से कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्री वे से। देखो फर्स्ट जो बिगर फॉर्म में है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब ये लर्निंग एनवायरनमेंट बोलता है कि अगर आप एनवायरनमेंट में निकलते हो तो एनवायरनमेंट में क्या क्या है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, फैमिलीज है, स्कूल्स है, एवरीथिंग। मतलब ये पूरे एनवायरनमेंट को ले रहा है, तो ये बड़ा है, सबसे बड़ा है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर कौन आता है? देखो अंदर आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, तो इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट आ रहा है कम्युनिटी सेंटर। मतलब एक सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड हो गया, ओनली कम्युनिटी बेस्ड हो गया। आफ्टर दैट अगर कम्युनिटी के अंदर देखोगे ना, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, देयर आर थ्री पॉइंट्स जो कि एक दूसरे के साथ क्या है, मर्ज्ड अप है, मर्ज्ड अप है, मैश्ड हो गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से साथ कनेक्टेड है। नॉलेज सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, असेसमेंट सेंटर। अच्छा मुझे ये क्वेश्चन है छोटा सा, इवैल्यूएशन पहले होगा या असेसमेंट पहले होगा? व्हिच कम्स फर्स्ट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, वेरी गुड। ओके, एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन, व्हिच कम्स फर्स्ट, एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन? एग्जामिनेशन, ओके। नो नो नो, एग्जामिनेशन, examination, after that evaluation, because evaluate मतलब to evaluate something, to judge something, to performance, to check the performance of something। तो चेक करने के लिए भी तो एग्जाम करना पड़ेगा ना। सो एग्जामिनेशन, टेस्ट, मेजरमेंट, ये तीनों चीज इवैल्यूएशन से पहले आएंगे। ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन आएगा एंड इवैल्यूएशन के लास्ट में आएगा हमारा असेसमेंट। असेसमेंट इज ए
वन काइंड ऑफ जजमेंट प्रोसेस, इट्स ए फीडबैक प्रोसेस। ये असेसमेंट क्या होता है, फीडबैक है। जस्ट लाइक आप लोग क्या करते हो, इवेलुएट कर लेते हो, रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, यू हैव टू मेक सम रिपोर्ट कार्ड आफ्टर सम एग्जामिनेशन जस्ट लाइक द समेटिव और द फॉर्मेटिव वन। तो उसके बाद आप जब नंबर्स लिखते हो ना, नंबर्स लिखने के बाद एक रिमार्क करते हो, गुड बैड बेस्ट वर्स्ट कुछ भी लिखते हो, एंड ऐसा आप लिखते हो कि परफॉर्मेंस को और बेस्ट करना और कुछ करना, इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी करते हो। सो इस पॉइंट पे क्या चाहिए कि फीडबैक चाहिए। तो फीडबैक जो आपने दिया, ये इसे हम असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को कभी कभी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, बिकॉज दीज आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। इवैल्यूएशन अगर चल रहा है तो साथ में ही असेसमेंट चल रहा है, बट उसको हम प्रेजेंट करते हैं लास्ट पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसा है कि टेस्ट सबसे छोटा, टेस्ट असाइनमेंट, दीज आर द स्मॉलर पॉइंट्स। उसके बाद आता है कि छोटा छोटा करते करते जाएंगे ना, इवैल्यूएशन से पहले एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन जितनी भी वेज से कर सकते हो, दैट इज अ फॉर्मेटिव, सबमिटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, बहुत वेराइटीज हैं। इसके बाद असेसमेंट, ये पूरा सीक्वेंस है। तो जब भी हमने बोल दिया असेसमेंट सेंटर्ड, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ों को ये इंक्लूड कर लेता है। तो असेसमेंट सेंटर में सब कुछ आ गया। देन नॉलेज सेंटर, ये तो जान गए। तो नॉलेज सेंटर्ड बोला गया है, दैट मीन्स कॉग्निटिव डोमेन आ जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन में अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, सब कुछ आ गया। तो नॉलेज मिल गया। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। तो ऐसे ही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रो के बाद ही बनाना है। एंड आप पेजेस कंज्यूम कर सकते हो इससे, इससे ना बोलने से भी 10 लाइन का जो भी लाइन्स हैं वो कवर हो जाएगा, पेज का 10 लाइन कवर हो जाएगा, ये डायग्राम से ऑनली। आफ्टर दैट देखो इधर आपका डेफिनेशन पॉइंट आ गया। अकॉर्डिंग टू खाइन एंड च्यू, अकॉर्डिंग टू खाइन एंड च्यू 2001 में इन्होंने एक डेफिनेशन दिया। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जो सर्च किया उससे ये इजी लगा थोड़ा, इसको दिया गया है। सो ये ऐसा आप तो एक आध डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा, बाउंड हुआ। So, according to Kine and Chiu, 2001, classroom learning environment refers to a space or place where learners and teachers interact with each other and use a variety of tools and information resources. ये जो INF लिखा गया है, information resources in their pursuit of learning activities। देखो, लर्निंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, गेन करने के लिए नॉलेज, जो प्लेस में टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं। अभी देखो हम लोग इंटरैक्ट करें, तो ये भी एक आपका क्या हो गया, लर्निंग प्लेस बन गया। ये भी आपका एक लर्निंग प्लेस बन गया। सो यहाँ पे हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग वेराइटी ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो टूल्स मेरा यहाँ पे क्या है, मोबाइल फोन एंड इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। तो ये मेरे पीडीएफ्स हैं एंड बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड ये क्यों हो रहा है ना, लर्निंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे लर्नर्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो ऑल टोटल नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है, ऑल टोटल नॉलेज को गेन कर सके। सो ये आपका इंट्रो के बाद रह गया। अभी थर्ड पॉइंट ऊपर है, थर्ड पॉइंट पे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे the aim is to create a total environment for learning that optimizes the ability of students to learn। मतलब पूरा भी नहीं लिखते ना, इतना ही समझाना है। देखो अपने वर्ड्स में समझा सकते, अभी तो समझाया था, सेम चीज़ है। सो हमारा एम क्या हो गया, एम है या गोल है लर्निंग एनवायरनमेंट का कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे ऑप्टिमाइज, मतलब अच्छा बताओ, मिनिमम जानते हो लॉयर, मैक्सिमम आप जानते हो, मैक्सिमम से भी एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके बाद और कुछ हो नहीं सकता, दैट इज अ ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम पिक। उसके बाद और कुछ हो नहीं सकता, उसके बाद आइदर वो स्टॉप हो जाएगा या फिर वो एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जाएगा, बट वो वहां तक फिक्स्ड है, दैट इज अ पिक वैल्यू। वो पिक वैल्यू है, एक टाइम के बाद उतना से और ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दैट इज ऑप्टिमाइजेस और ऑप्टिमम पॉइंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए हम एबल बना सके या फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे सके, ठीक है। देयर इज ऑफ कोर्स, अच्छा 1 सेकेंड, क्या हो गया, आ गया।
ओके, देयर इज ऑफ कोर्स नो सिंगल ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट. ऐसा नहीं है कि ओनली एक ही लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, सिंगल तो नहीं है. देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट. देखो, स्कूल्स में टीचर्स, जितने टीचर्स उतने लर्निंग एनवायरनमेंट, जितने टीचर्स उतने लर्निंग एनवायरनमेंट. आपको कौन से टीचर्स के साथ पढ़ना पसंद है नहीं पसंद है वो डिपेंड करता है ना. तो सोचो क्यों डिपेंड करता है. बिकॉज दे आर पॉजिटिव जेस्चर, दे आर वे ऑफ टॉकिंग, देयर प्रेजेंटेशंस, टीएलएम यूज्ड, और हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स और देयर मेंटल एक्टिविटीज, और हाउ टू डील विद देयर इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल दैम, ऑल ऑफ थिंग्स क्रिएट द लर्निंग एनवायरनमेंट. सो जितने टीचर्स उतने एनवायरनमेंट, उतने एनवायरनमेंट एंड उतना ही पॉसिबल वे ऑफ लर्निंग. सो ये वेराइटीज में आता है. एंड विच इज व्हाट मेक्स टीचिंग सो इंटरेस्टिंग. इसीलिए बोला जाता है कि यही सारी चीजें हैं जो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है. अभी 10 टीचर्स हैं, आप लोग इतने बच्चे हो, आप में से कुछ बच्चे अभी से ही टीचर्स हैं और कुछ बच्चे बनने वाले हो. एंड आप जो पढ़ाते हो, सपोज आप लोग सारे टीचर्स हैं, क्या आपका वे ऑफ टॉकिंग सबका सेम है? वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन. No, that's the point. Some students are very normal, just like they behave normal. Their communication power is normal. They have no skills at all, or they think that they improve their skills, but नहीं हो पा रहा. ऐसा भी होता है. कभी कभी और कुछ होता है कि हमसे भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज एक्सपीरियंस टॉक्स मोर. एक्सपीरियंस भी होता है जो बहुत बोलता है कि हाँ, इसके पास एक्सपीरियंस है, वो जानता है मैनेज करने का, तो सब कुछ कर लेगा. और कुछ टीचर्स होते हैं जस्ट लाइक यूनिक क्वालिटीज को कैरी करते हैं. यूनिक मतलब उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है. तो ये देखो, वेराइटीज ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट आता है, इसलिए टीचिंग ऑल्सो चेंजेस होते जाते हैं, इंटरेस्टिंग बनते जाता है. इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छे टीचर्स, बुरे टीचर्स, जो भी आता है कंसेप्ट वही का. अभी देखो इसके कंसेप्ट में आ जाते हैं. तो कंसेप्ट में इतना जो टर्म ऑल्सो इनकम्पसेस, ये सब नहीं चाहिए. यहाँ से देखो, पॉइंट मैंने ए बी सी कर दिया है कंसेप्ट के अंदर, तो वो पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट, टीचर्स में ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल सेटिंग टू फैसिलिटेट लर्निंग. अभी मैंने बोला था कि टीचर क्या करेगा, एक एजुकेशनल सेटिंग करेगा. एक क्लासरूम बनाना है और एक एजुकेशनल रूम बनाना है. क्लासरूम ना हो, आउट ऑफ द स्कूल हो सकता है, आप लोग कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते हो, आप लोग घर पे भी पढ़ाते हो, कहीं पे भी एक ऐसा एरिया बनाना है जहाँ पे एजुकेशनल सेटिंग हो जाए एंड फैसिलिटेट कर सको लर्निंग को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे सको बच्चों को. बाय कंडक्टिंग क्लासेस इन रेलिवेंट नेचुरल इकोसिस्टम. इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इको मीन्स बोलो, इको मीन्स क्या है? इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, इको फ्रेंडली. इको क्या होता है? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट, ठीक है. सिस्टम, एनवायरमेंट का सिस्टम है पढ़ाना है. जो नेचुरल एनवायरमेंट होता है, नेचुरल एनवायरमेंट मतलब हमारे नेचुरल एरिया में या नेचुरल सीन्स जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा घर नहीं दिखेगा, पोल्यूशन फ्री एरिया, पेड़ों के नीचे, ये सारी जगह पे. सो रेलिवेंट नेचुरल इकोसिस्टम्स में ग्रुपिंग डेस्क इन स्पेसिफिक वेज. देखो, अभी मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट का नहीं बोला कुछ, हमने सिर्फ अरेंजमेंट किया. हम नहीं बोल रहे घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. हम एक ऐसा जगह चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा नेचर भी हो, प्लस हम डेस्क को अरेंज कर सके एंड डेकोरेटिंग द वर्ल्ड्स, जो वहाँ पे वर्ल्ड प्रेजेंट है उसको हम डेकोरेट कर दे विथ लर्निंग मटेरियल. लर्निंग मटेरियल ऑलवेज अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट्स. और यूटिलाइजिंग ऑडियो विजुअल डिजिटल टेक्नोलॉजीज. तो हम ए भी टेक्नोलॉजीज को भी यूज करें और ऑडियो विजुअल एड्स को भी यहाँ पे यूज करें. सो ये क्या बन रहा है धीरे धीरे, अभी तक क्लासरूम बोला नहीं गया है, धीरे धीरे इसको हम क्लासरूम में मेकिंग कर रहे हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लर्निंग एनवायरनमेंट आर डिटरमिन्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा प्रीवियस टाइम, मैंने आपको बताया कि लर्निंग जो है इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए. इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत कुछ. अभी ये बोल रहा है कि हम एनवायरनमेंट में जो पढ़ा रहे हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट जो हमने डिटरमाइन किया कि इसको क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जस्ट लाइक स्कूल पॉलिसीज, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अदर फीचर्स. जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि कितना ग्रांट इन एड आता है, कितने पैसे आते हैं, कितने टीचर्स हैं. जस्ट लाइक बहुत वेराइटीज़ के टीचर्स हैं, तो उनके सैलरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि देखो, जिसको भी आप पैसे के लिए वो काम करें टीचर्स, तो उनको थोड़ा अगर सैलरी अप डाउन होता है तो वो भी हैम्पर होता है. क्लासरूम एनवायरनमेंट चेंज होना स्टार्ट करता है. अगेन स्टूडेंट्स बिहेवियर और स्टूडेंट्स ऑफ द डाइवर्स ग्रुप, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, सब कुछ आता है अदर फीचर्स में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. लर्निंग एनवायरनमेंट एनकम्पसेस लर्निंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. मतलब इसमें क्या आता है? मोड्स ऑफ लर्निंग.
मोड्स ऑफ लर्निंग ऑलरेडी आपको बोला गया था, लर्निंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस विच इंक्लूड द टीचर एज द मेन पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट इज द स्टूडेंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज द मोड ऑफ करिकुलम, दैट मीन्स विच मैक्सिमाइज योर नॉलेज। तो ये तीन चीज था, इसलिए ये ट्राइपोलर प्रोसेस था। तो यहाँ पे भी सेम है, क्या है ना, ये जो आपका पॉइंट आ गया कि लर्निंग एनवायरनमेंट, तो लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या क्या और रहना चाहिए ना, ये टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज के बाद, दैन जिसके थ्रू टीचिंग पॉसिबल हो पाएगा, मोड्स ऑफ लर्निंग बच्चे पढ़ सके, एंड कनेक्शंस ऐसे होने चाहिए जो सोसाइटी एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट के साथ हो, सोसाइटल एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट के साथ हो। अच्छा, मैं आपको अगर एक स्कूल का टीचर बनाती हूँ, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स एंड आप लोग हेड टीचर्स हो, तो आप लोग बताओ कि बच्चों का अगर कनेक्शन आप करना चाहते हो सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के वेरियस इंफॉर्मेशंस को उनके माइंड में डालना चाहते हो, तो आप कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो परफॉर्म करोगे स्कूल में, सो दैट उनका इम्प्रूवमेंट डे बाय डे हो एंड सोसाइटी के बारे में हर दिन वो जान सके डेली बेसिस। एक छोटा सा है एग्जाम्पल, बस छोटा सा एग्जाम्पल है, इम्प्रूवमेंट करने से हो जाएगा, आप लोग करते भी हो डेली बेसिस पे। सोसाइटी एंड वर्ल्ड, नेशन, ग्लोबल, सबके बारे में जानने के लिए आप लोग क्या करते हैं? न्यूज़ रीडिंग, बस यही तो करना है। स्कूल्स में भी यही करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे फर्दर एग्जाम्स में, ठीक है? फर्दर एम जो आपके वोटेड वोस्टेड होते हैं, उन एग्जाम्स में ये सब पूछे जाएंगे ऐसे। अदरवाइज कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे तो ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सा एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे, सो दैट सारे बच्चों का क्या हो जाए कि इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी से लिंक्ड हो, ग्लोबल से लिंक्ड हो, नेशन से लिंक्ड हो, ऐसे इंफॉर्मेशन बच्चों को रेगुलर मिल जाता है। सो असेंबली में न्यूज़ रीडिंग इन असेंबली, न्यूज़ रीडिंग इन असेंबली, ठीक है? इससे सोसाइटल जो इन पॉइंट्स है वो बच्चों को मिलेगा, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे, बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, इवन इफ जीके स्ट्रांग होगा, जनरल आइडियाज़ वो गेन करेंगे, एंड एवरी डे उनका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का नज़रिया, वो भी आएगा। सो अभी चलो नेक्स्ट, ठीक है? ये देखो, पैराग्राफ चेंज करके इस पॉइंट को लिखना है कि एजुकेटर्स मतलब हम लोग आ गए, एजुकेटर्स में ऑल्सो आर्ग्यू दैट लर्निंग एनवायरनमेंट हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। अभी देखो, मैंने बोला ना, दो तीन चीज़ें हैं। एक है आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग एज ए स्टूडेंट, वो कैसे बात करते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर आपसे आज खराब से बात करते हैं तो उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी आपका है। नेक्स्टली देखना, जब आप उसको समझा दोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सो उसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स एजुकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। एजुकेटर, टीचर्स, एक्सपीरियंस्ड वन इसीलिए है कि उनको सब कुछ आता है, उनको मैनेज करना आता है, उनके पास कैपेसिटी है कि वो सब कुछ संभाल सकते हैं, ठीक है? उनके पास नॉलेज भी है, दैन कैपेसिटी भी है ये संभालने का। सो इसलिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वे से बच्चों के जो लर्निंग है उसको इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग देयर एंगेजमेंट इन व्हाट इज बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें भी एंगेज कर सकते हैं। देयर मोटिवेशन टू लर्न, कैसे पढ़ना है, कैसे और आगे जाना है, मोटिवेशन, एंड देयर सेंस ऑफ वेलबींग, अच्छा इंसान कैसे बनना है उसके लिए जो सेंसेस चाहिए। जस्ट लाइक ना, आप थिंक करोगे कि आप लोग सारे अच्छे इंसान हो, बट in a difficult situation, how to react, sometimes you give very frequent reactions on a topic, such topics just like कुछ हो गया तो आप बोलते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं कर पा रहे हो फिर भी कमेंटिंग कर रहे हो। सो दैट इज नॉट ग्रू, दैट इज नॉट गुड, ओके? वो ट्रू भी नहीं है, गुड भी नहीं है। सो उस चीज को नहीं करना है। एज ए टीचर यू आर द सुपेरियर, बट यू आर नॉट गॉड, you are a superior person but you are not god, so you have to maintain your decorum also, and आपको ये ऐसा करना है कि आप एक मोटिवेटर है, आप एक अपॉर्चुनिटी गिवर है, आप एक कोच है, गाइडर है, आप एक फ्रेंड भी हो, आप पेरेंट्स से भी बड़े हो, सो दैट आपको इतने सारे रोल्स एक साथ प्ले करना है, ठीक है? उनको वेलबिंग, एक अच्छा इंसान बनाना है। बिलोंगिंग, वो आपसे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू टीचर्स, बहुत ही क्लोज होते हैं, इवन दे शेयर देयर थॉट्स ऑल्सो, देयर इमोशंस ऑल्सो, बहुत कुछ शेयर होता है। पर्सनल सेफ्टी, अभी देखो, स्टूडेंट्स को भी ये फील आना चाहिए कि वो सेफ है। जितने बच्चे पढ़ेंगे उतने ही वो खुद से फील कर पाएंगे कि दे आर सेफ, ठीक है? अच्छा, जब आप बचपन में छोटे थे, सो आपको आपके पेरेंट्स का गाइड चाहिए होता था बहुत ही ज़्यादा,
वो आपको कंट्रोल करते थे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या कहाँ जाना है, नहीं जाना है, बिकॉज दुनिया कैसा है ये आप नहीं जानते हो। बट नाउ इट इज, जब आपका एज हो गया 20 से 25 और 30 के विद इन और 30 के अबव, सो क्या आपके पेरेंट्स और गाइड करेंगे? नो। क्यों? बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस, यू ओन द एक्सपीरियंस, आपके पास है ऑलरेडी, एंड यही आपको पर्सनल सेफ्टी देता है। तो इसको बनाने के लिए हमें इतने साल का पढ़ाई करना पड़ा, इतने साल का गाइडेंस जरूरी पड़ा, इतने साल का मोटिवेशन जरूरी पड़ा। तो यही चीज़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ पे फिर आना है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, नेगेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन रेफरेंस टू द सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन ऑफ स्कूल और क्लास। मैंने अभी बोला था एनवायरनमेंट बहुत वेराइटीज के होते हैं, यहाँ पे दो वेराइटीज दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वन। तो ये रिलेटेड होता है कि सोसाइटी में कौन से एक्टिविटीज होते हैं, कितना खराब या कितना अच्छा, और कितने टाइप के इमोशंस हैं, वो स्कूल में कैसे हैं, क्लास में कैसे, उस बेसिस पे। अभी चलो, दे विल ऑल्सो इंक्लूड, अभी देखो ये और क्या इंक्लूड करें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, द गोल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। विदाउट गोल ए टीचर कैन नॉट टीच इन द क्लासरूम। इवन मेरे पास अगर आज सिलेबस ना हो एंड मेरा गोल आप पता है कि आपको पास करवाना है, अच्छे से आपको गाइड करना है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के साथ, जो बच्चों को आता है। आप में से ऐसे बच्चे भी हैं जो मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी, कुछ बच्चे हैं इवन उनका इंग्लिश अभी तक अच्छा नहीं है, इंग्लिश राइटिंग इज टू पुअर, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ठीक है, उनको इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं आता है, तो जिसकी वजह से बैक भी लगेगा। सो उनके लिए ही इतने अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। सिर्फ जब आप क्लासरूम में पढ़ाओ तो सिर्फ 70-80% वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता जिनका परसेंटेज बहुत ही हाईएस्ट लेवल का है, उनको पढ़ाने के लिए हम लोग नहीं पढ़ाते, हमें सबको पढ़ाना पड़ता है। तो हमें एक ऐसे वे में पढ़ाना पड़ता है कि वन टाइम फास्टर वन टाइम स्लोअर, वन टाइम फास्टर वन टाइम स्लोअर। तो ऐसे जब पढ़ाओगे तो सारे बच्चों का मैक्सिमम जो पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वेट से वो गेन करना स्टार्ट करेंगे नॉलेज को। अगर 70-80% बच्चा गेन करता है नॉलेज को, तो वो 90% गेन करेगा। अगर 30-40% वाले बच्चे हैं तो वो 50% गेन करेगा। ये ऐसा वे है। ठीक है, तो इसलिए आप गोल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग सेट करें। ठीक है, देन द लास्ट पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट, द एक्टिविटीज दैट विल बेस्ट सपोर्ट फॉर लर्निंग, ऐसे एक्टिविटीज जो लर्निंग को सपोर्ट करें। ठीक है, लास्ट वन, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज। मैंने अभी बोला था असेसमेंट स्ट्रैटेजीज भी होना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी बेस्ट मेजर एंड द ड्राइव लर्निंग। ड्राइव, आप ड्राइव करते हो, क्या करते हो, ड्राइव स्लोली सेफ्टी के साथ सब कुछ करते हो ना। तो ये क्या है, एक बार अगर एक बच्चा अच्छा कर लेता है तो उसी से ही वो मोटिवेट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो डू सम गुड वर्क, गुड परफॉर्मेंस, ऑल्सो परफॉर्म सम गुड वेज एक्टिविटीज। तो ऐसा चीज होते जाता है कि हमें ऑलवेज ऐसे उनको प्रिपेयर करवाना है कि नेक्स्ट टाइम हमें और जरूरत ना पड़े प्रिपेयर करवाने का, उसी मोटिवेशन के साथ वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो ये छोटा सा डायग्राम है, देखो, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटेंट, रिसोर्सेज, लर्नर सपोर्ट, असेसमेंट। अभी एक काम करना, इतना ज़्यादा तो लिख नहीं पाओगे, यहाँ पे देखो एंडिंग करना है, ये पॉइंट यहाँ पे एंडिंग हो जाएगा लर्निंग एनवायरनमेंट का। ये लास्ट डायग्राम है, तो आप क्या करेंगे, ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है और कुछ नहीं, टीचर है, उनको क्या क्या करना पड़ता है ना, कंटेंट सेटिंग करना पड़ता है, स्किल्स तो यूज करने पड़ते हैं, वेराइटीज ऑफ स्किल्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, जेस्चर, पॉजिटिव नेगेटिव सब समझा। लर्नर सपोर्ट, लर्नर को सपोर्ट भी करना पड़ता है, समटाइम्स काउंसलिंग, गाइडेंस, फीडबैक और स्काफोल्डिंग। और व्हाट इज स्काफोल्डिंग? इट इज डिफरेंट फ्रॉम जेडपीडी। हेल्प, difficult situation, who help those students? Teachers, right? Teachers or adult persons or experienced one. Okay, if any work performed by the students with the help of the adult or the experienced one, then it is called scaffolding. It is called scaffolding. Okay, again बोल दिया। चलो, learner support, then resources, always you know that resources अगर good होता है तो हम attract हो जाते हैं। ठीक है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी देखे होंगे एक्सपीरियंस टीचर्स एंड रिसोर्सेज उन्होंने पकड़ा होगा, जस्ट लाइक पीपीटी प्रेजेंटेशन और गुड मटेरियल्स और कलरफुल चार्ट पेपर्स, तो ऑलवेज आपके माइंड को ड्राइव करके ले जाता है कि उधर चलो, तुम्हारा अटेंशन इधर आ गया।
तो आप याद रखना टीएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सारे रिसोर्सेज हैं आज के टाइम पे। तो पीपीटी, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड एंड वेरियस टाइप ऑफ कलरफुल चार्ट्स, बहुत कुछ यूज़ किया जा रहा है। असेसमेंट देखो, असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में ना प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को चेक करने के लिए कि वो कितना सीखे। और जो प्रोजेक्ट्स मिलता है वो बच्चों को डिफरेंट वे से मिलता है। मतलब देखो, जो बच्चे थोड़ा कम जानते हैं तो उनको अलग लेवल का प्रोजेक्ट देते हैं, जो अच्छे जानते हैं उनको अलग लेवल, मतलब टॉपिक्स डिफरेंट आता है एंड वो डिफिकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ई पोर्टफोलियोज, ऑनलाइन पोर्टफोलियोज, एक बच्चे का परफॉर्मेंस कितना अच्छा गया, किस बेसिस पे वो अच्छा कर रहा है, इंप्रूवमेंट कहाँ हो रहा है, तो दैट इज अ पोर्टफोलियोज। एंड मेनी ऐसे राइटिंग और जस्ट लाइक सोशल एक्टिविटीज, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ये सारे हो गए। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया, जस्ट लाइक बच्चे हैं तो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो करेंगे, डाइवर्सिटी तो आएगा ही। लर्नर्स गोल भी होगा, हर एक बच्चे का अपना एक गोल होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्रिएट करिए। प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज मतलब पहले से प्रीवियस नॉलेज उनके पास क्या है, कौन सा नॉलेज प्रेजेंट है, कौन से टॉपिक के ऊपर उसको नॉलेज है या कितना परसेंट उसके पास नॉलेज है वो जानिए। ठीक है। डिजिटल नेटिव्स, मतलब ये डिजिटल एरियाज के साथ कनेक्शंस बोल रहा, वो कितने कनेक्टेड है और एक्वेंटेड है विद ऑडियो विजुअल एड्स, और कितना सोसाइटल जो भी टीवी, टेलीविजन, रेडियोज और जो भी रिकॉर्डर्स हैं उसको यूज करता है, तो वो सब भी जानिए। तो यहाँ पे सारे अगर आप मेंशन नहीं कर पाए तो मेन जो 5 पॉइंट्स हैं उसको मेंशन करना पहले, ये लिखने के बाद इतना, एंड आफ्टर दैट जो याद आ रहा है जिस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आप मेंशन करोगे। ठीक है, आप लिख के ही करना, डायग्रामेटिक करना, अगेन 10-12 लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये जो आंसर था 2 से 3 पेज के अंदर कंप्लीट होने वाला है। ओके, ठीक है, क्लियर है ना? हम क्लियर हैं? यस। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अनदर टॉपिक इज लर्निंग एंगेजमेंट। लर्निंग एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब तो आप जानते हो कनेक्शंस, कनेक्शन क्रिएट होना। एनवायरमेंट, हम एनवायरमेंट को तैयार करें, अभी उन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, बच्चों को एंड एनवायरमेंट को जोड़ना है। सो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज टीचर्स के पास क्या है? देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बोलो मैम हम लोग ने तो, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम लोगों ने तो अभी तक स्कूल में, कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ा है। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बचपन से जब भी पढ़ते आ रहे हो आप कितने आइडियाज दूसरों को देते हो, इम्पोर्टेंट है। कितने आइडियाज आप दूसरों को देते हो एंड आपका मैनेजिंग कैपेसिटी क्या है, क्या आप मैनेज कर पाते हो हर सिचुएशंस को? थिंक अबाउट इट, उस चीज़ों के बारे में सोचो। वहां से ही आपका लर्निंग फेज स्टार्ट होता है कि आप एक गुड लर्नर्स बन गए, आप खुद सीख रहे हो, दूसरों को सिखा रहे हो, दैट मीन्स गुड टीचर भी बनेंगे। ओके, तो लर्निंग एंगेजमेंट क्या है? थिंक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ। यहाँ पे ना योर लाइफ मत लिखना, बिकॉज आवर लाइफ, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है तो हम अपने बारे में लिखेंगे, तो योर से आवर कर देना, आवर लाइफ। दिस वुड बी समथिंग यू लर्न दैट हैज स्टक विथ यू फॉर योर होल लाइफ। ऐसा कुछ चीज बोलो, ये पढ़ाई जो आपने पढ़ लिया है क्या आपके दिमाग से चला जाएगा? नेवर। तो ये कभी नहीं जाएगा, तो ये ना आपके लाइफ के साथ फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया। लर्निंग एंगेजमेंट बोला जा रहा है, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, सो लर्निंग एंगेजमेंट मेक्स एवरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंस एज कंपेलिंग एंड एंगेजिंग एज पॉसिबल थ्रू 5 स्ट्रेटेजीज। मतलब लर्निंग जो एंगेजमेंट होता है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट, पर्सनलाइजेशन एंड सपोर्ट। पर्सनलाइजेशन एंड सपोर्ट। पर्सनलाइजेशन मतलब समझ पा रहे हो, पर्सन के बेसिस पे, पर्सन टू पर्सन पर्सनलाइजेशन बोला गया, तो पर्सनलाइजेशन एंड सपोर्ट दैट एडल्ट्स टू स्टूडेंट्स एंड रिक्वायर देयर डिसीजंस एंड रिक्वायर्स देयर डिसीजन। अभी देखो, जब भी आप ना बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो खुद को, तो उनके प्रॉब्लम्स को भी समझना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग टीचर्स हैं। तो इसीलिए इमोशनल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं बच्चों के साथ आपके भी, एंड इसी से आप जानोगे कि बच्चा को कौन सा सपोर्ट चाहिए। एक एक पर्सन को, हर एक पर्सन को सेम सपोर्ट नहीं चाहिए होता, अलग अलग चाहिए होता है, तो उनके डिसीजन अगेन क्या लोगे आप। देन नंबर 2, एक्टिविटीज। एक गया पर्सनलाइजेशन एंड सपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज दैट रिक्वायर हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। ये 3 चीज चाहिए। ऑर्डर क्या है? नहीं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग करना है, लोअर लेवल का नहीं बोलना है, हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगेन 2 पॉइंट्स आएंगे, दैट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होता है, एंड क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी मतलब देखो कुछ नया चीज क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी।
क्रिएटिव एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो ये चीजें आ गई एक्टिविटीज में। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, दैट इज द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस तो आप जानते हो, अभी मैंने बोला दैट आर मल्टी मोडल विथ सम कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स। अभी देखो जितने भी आपके पास रिसोर्सेस आते हैं ना, क्या सारे रिसोर्सेस आप खुद प्रिपेयर करेंगे? नहीं। समटाइम्स स्टूडेंट्स आल्सो मेक देयर ओन रिसोर्सेस, उनकी जरूरत के मुताबिक वो रिसोर्सेस बना के आपको दे सकते हैं कि मैम ये थोड़ा समझा दो, ये मैंने बनाया हुआ है, या फिर सर प्लीज इसको मुझे एलैबोरेट कर दो। तो ये पॉइंट्स भी हो सकता है। तो रिसोर्सेस मल्टी मोडल है, मल्टी यूज होता है, उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, मल्टी मोडल है, मल्टीपल मोड्स हैं उसके। एंड ये ऑडियो विजुअल एड्स हो सकता है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो सकते हैं। कोलैबोरेशन, अभी देखो कोलैबोरेशन मतलब नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, इट इज रिलेटेड टू ग्रुप वर्क, टीम वर्क, एनी टाइम एनी प्लेस, कल्चरली ग्लोबली, कहीं पे भी हो सकता है। इतना डाइवर्स चीजें हैं, मतलब कहीं पे भी हो सकता है कोलैबोरेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज द फीडबैक। फीडबैक दैट इज टाइमली, स्पेसिफिक, ओरिएंटेड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। कितना अच्छा लाइन लिखा गया, टाइमली, समय से समय फीडबैक देना चाहिए। देखो ऑलवेज क्या होता है कि जब आप लोग मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, आप लोग एग्जाम दे के आओगे। अगर आपने मुझे, कुछ बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि कैसा एग्जाम किया, सो दैट अगर आप दिखाओगे नहीं तो मुझे आपका फीडबैक तक नहीं मिला ना, कि आपका इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए, कौन से पॉइंट पे आप कर पाए हो, कौन से पॉइंट पे नहीं कर पाए। तो ये होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, ये होना चाहिए, ये टाइमली होना चाहिए। स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, या फिर स्पेसिफिक कंटेंट, उसके बेसिस पे आप फीडबैक दे सकते हैं कि मैम मेरा इतना हुआ, इतना नहीं, इतना, ये सब। ओरिएंटेड टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट होता है। फीडबैक मिलने से इंप्रूवमेंट होता है। तो हमारे 5 पॉइंट्स हो गए, दीज आर द 5 पॉइंट्स: पर्सनलाइजेशन एंड सपोर्ट, सेकंड इज द एक्टिविटीज, थर्ड इज द रिसोर्स, फोर्थ इज द कोलैबोरेशन एंड द फिफ्थ वन इज द फीडबैक। ओके, अभी देखो कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसके साथ एक्सप्लेनेशंस। द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट a few ways in which the learning engagement may be discussed in schools. स्कूल्स में कैसे डिस्कस्ड होता है? इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल? that is related to that is related to what? Which domain? Which domain? Cognitive domain. That means यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, याद रखना। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, सर्च, रिसर्च, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। टू इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन ए कोर्स और सब्जेक्ट, टीचर्स में क्रिएट लेसन्स, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दैट अपील टू स्टूडेंट्स इन इंटरेस्ट और दैट स्टिमुलेट देयर क्यूरियोसिटी। थोड़ा सा लिखो, खुद का एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, बच्चों को दिमाग का यूज करना है, आपको दिमाग से उनको जुड़वाना है, कनेक्ट करवाना है आपके लर्निंग फेजेस में, आपके दिमाग को मुझे ड्रॉ आउट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँ? सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैं क्या करूँगी, वर्क करूँगी। फर्स्ट थिंग, बिफोर एंटरिंग द क्लास यू हैव टू मेक ए लेसन प्लान। तो ये आपका कौन से पेजेस में आ जाएगा बताओ? टीचिंग के कौन से पेज में आ जाएगा? लर्निंग प्रीएक्टिव। सो प्रीएक्टिव फेज में हमने बना लिया हमारा लेसन प्लान। आफ्टर दैट इंटरएक्टिव फेज में हम जब एंटर करें तो वी हैव मेनी पॉइंट्स, जस्ट लाइक असाइनमेंट मेकिंग वर्क दे सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेसन्स, और बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जस्ट लाइक द प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क और लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व करवा सकते हैं, सो दैट बच्चे डिफरेंट वर्क में खुद को एंगेज करेंगे, सो उनका माइंड भी आपके पढ़ाई की तरफ ही रहेगा। इतना ही चीज़ है। अभी चलो नेक्स्ट, इमोशनल एंगेजमेंट। इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट हो गया, बच्चे जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। इमोशनल एंगेजमेंट, so educators may use a wide variety of strategies to promote positive emotions. There are two type of emotions. Acha, emotion words, the term emotion has been derived from the which language? Latin or Greek? Latin or Greek? Which one? अभी कुछ टाइम पहले लैटिन। लैटिन में क्या है, कौन सा टर्म है? लैटिन में कौन सा टर्म है? इमोवियर, इमोवियर, टू मूव समथिंग और टू स्टेयर अप समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इमोशंस दो टाइप के होते हैं। एक बच्चा अगर पूरा दिन डल है, वो बहुत ही साउंड, मतलब उसका लो साउंड हो रहा है, या फिर वो डल है, उसका तबीयत ठीक नहीं, या इंटरनली कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी कंट्रोल आप करेंगे।
ठीक है। सो पॉजिटिवली उनके माइंड को रखना है, सो दैट मैंने बोला ना, हैप्पी मूड में आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा पढ़ाई अच्छा होता है, जितना हैप्पी मूड उतना पढ़ाई अच्छा, ठीक है। वो क्या होता है ना, कुछ हॉर्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं उस पॉइंट पे, मैं अपने साइंस के अकॉर्डिंग बोलूँ, हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं एंड उससे आपका माइंड जितना हैप्पी रहेगा उतना सेल्स अच्छे से रिसीव करते हैं, सारी चीज़ों को सेंसेस रिसीव करता है, इसलिए पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव इमोशंस को बच्चों में ड्रॉ आउट करना है एंड जिससे लर्निंग प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है, फैसिलिटेट है। जस्ट लाइक मॉनिटरिंग, मतलब वन काइंड ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस में रखना है बच्चों को कि देखो बच्चों का आजकल क्या हो रहा है, ड्रॉपिंग आउट रेट बढ़ रहा है, स्कूल से वो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, ड्रॉपिंग आउट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है कि ड्रॉपिंग आउट रेट हमारा कम हो जाए, सो दैट बच्चों के माइंड को पॉजिटिव वे से लाना है, मिनिमाइज द नेगेटिव बिहेवियर को कम करना है, पीयर मॉनिटरिंग, काउंसिलिंग, बहुत सारे सर्विसेज आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऐसे पेन के मार्क्स जहाँ जहाँ है वैसा देखना, वैसा करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे एंड आप सिर्फ उसको ईज एम आर से ज्वाइन करेंगे, बस इतना ही है। बिहेवियरल एंगेजमेंट, अभी देखो टीचर्स में एस्टैब्लिश क्लासरूम रूटीन्स, यूज consistent cues and assign students role that foster behavior more conducive to learning। मतलब देखो जो चीज़ें कंडक्ट कर सकता है उसके लिए आपको तैयार करवाना है बच्चों को। तो ऐसे करेंगे कि बच्चों को हर एक टाइम उनको पॉजिटिवली इन्वॉल्व कर देंगे एक्टिविटीज़ में। जस्ट लाइक असाइन कर देंगे कुछ बच्चों को कि तुम्हारा रोल ये होना चाहिए, तुम ऐसे मॉनिटर करोगे, आप सबका रोल क्या है, आप लोग लर्नर हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ क्यूज, कुछ पॉइंट्स, कुछ रूटीन्स बना देंगे जिसके थ्रू चलते जाएगा। The teacher may clap 3 times or raise a hand, for example, which signals to students that it's time to stop talking or return to their seats or begin with a new activity. Always क्या है कि चिल्लाना नहीं है बच्चों के ऊपर। ऑलवेज बच्चों पे, बच्चे कुछ बच्चे तो बड़े भी होते, कुछ बच्चे छोटे भी होते, तो बच्चों के ऊपर चिल्लाओ मत। ऐसा कुछ कर दो जस्ट लाइक साइलेंट हो जाए बच्चे क्विकली, या फिर पॉजिटिव ऐसा एक जेस्चर दिखा दो वो पूरा ही अपने काम में लग पड़े। स्टॉप टॉकिंग हो गया, क्लैप कर सकते हो, ये एक पॉजिटिव एग्जांपल दिया गया, क्लैप करना 3 टाइम्स और रेज ए हैंड, हाथ उठा लेना। तो ये मारने के लिए नहीं, जस्ट कि साइलेंट हो जाओ, पढ़ाई में रिटर्न करो, अपने बेंच पे चले जाओ, बैठो एंड न्यू एक्टिविटीज करो। द क्लास में रेगुलरली ब्रेक इनटू स्मॉल ग्रुप्स। अभी क्या है ना, कभी कभी बच्चों को, मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताती हूँ। अभी आप क्लासरूम में गए हैं एंड दैट इज़ योर एक्स्ट्रा क्लास, आप क्लास 9th के टीचर हैं, बट आपको समहाउ कैसे भी करके आज एक टीचर एब्सेंट है, क्लास 8 को जाना पड़ा, ठीक है, एंड वो मैथ्स की क्लास है। अब जो पोर्शन हो गया है कंप्लीट, आप उसी से टास्क दोगे। अभी अगर टास्क देते हैं तो आप कितने वेट से दे सकते हैं मुझे बताइए, क्या कर सकते हैं, कौन से वेट से करेंगे तो बच्चे एंजॉय भी करेंगे, प्लस उनको गेम जैसा फील होगा, प्लस वो पूरा ही आपके तरफ अटेंटिव हो जाएंगे। कुछ ऐसा एक्टिविटीज, एनीवन, एक एग्जांपल बस यहाँ पे दे सकते हो, बताओ, एनी एग्जांपल, एनी एग्जांपल। ओके, ओके, कुछ गेम्स दे सकते हैं, just like fun games or mathematical games or calculations. Okay, देखो अब we can make small groups also. Okay, एक मैं एक्टिविटी बताती हूँ, ठीक है। सपोज मैं बायो की टीचर हूँ एंड समहाउ मुझे क्लास मिला, क्लास 8 और 9, ओके। तो ये अगर मिलता है एंड दैट पीरियड इज मैथ्स और इंग्लिश, तो आप लोग फटाफट उनके प्रीवियस नॉलेज को ही अज्यूम करना है। दैट्स माय पॉइंट इज कि ये प्रीवियस नॉलेज को ही अज्यूम करो, बट कैसे करोगे, तो वहाँ पे आपको गेम्स डालने हैं, ठीक है, गेम्स डालने हैं। अभी क्या होता है ना, बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं, जैसे आप गेम का नाम लोगे, गेम पीरियड का नाम लोगे, आप उसके माइंड पूरा शार्पली आपकी तरफ आ जाएगा। अभी सेकंड थिंग ये होता है कि बच्चों को जब पढ़ा रहे हो ना, तो कैसे करो कि उसका रिवीजन भी हो, थोड़ा सा सिंपल से डिफिकल्ट लेवल पे चलता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस फर्स्ट, आस्क सम सिंपल क्वेश्चन। अभी ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ग्रुप जो आपने बोला, मेक सम स्मॉल ग्रुप और डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ग्रुप, तो हम ऐसे कर सकते हैं, बॉय गर्ल का एक कॉम्बो बना सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, या फिर हम लोग अगर 20 स्टूडेंट्स है, 10-10 का ग्रुप और 5-5 का ग्रुप, और ग्रुप के नेम्स भी दे दोगे। अभी इंटरेस्टिंग सा नेम्स ढूंढना है, जस्ट लाइक
ऐसा नेम जो उनको अच्छा भी लगे एंड उससे वो मोटिवेशन भी गेन करे, कुछ ऐसा नेम। जस्ट लाइक बोल सकते हो कि आपके जैसे आईपीएल्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, टीम्स के नेम होते हैं, तो ऐसा टीम बना दो, यहाँ पे टीम 1 2 3 4, अभी नेम याद नहीं आ रहे, कुछ भी नेम दे सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप जब क्वेश्चन आस्क करो कौन जल्दी क्विकली आंसर दे रहा है तो उनको मार्क्स मिलेंगे और पॉइंट्स मिलेंगे, जो बेस्ट करेगा उनको अगेन चॉकलेट्स और कुछ ऐसा पॉजिटिव फीडबैक जो वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए नेक्स्ट टाइम। जो आपने फर्स्ट टीम के साथ किया, सपोज फर्स्ट टीम विनर रहा तो उसने जीत लिया, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट 3 टीम्स भी मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं नेक्स्ट टाइम हमें भी जीतना है, हम भी करेंगे। ठीक है, अगर जीत नहीं पाए तो ड्रॉ तक जाएंगे, तो ये आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हो। देखो, सर्कल फॉर ए ग्रुप डिस्कशन, टीचर में आस्क स्टूडेंट्स ऑन ए रोटेटिंग बेसिस टू लीड सर्टेन एक्टिविटीज, मैंने अभी जो बोला कि एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर कौन सबसे पहले आंसर दे सकता है वैसा कर सकते हो। तो ये है आपका छोटा छोटा पॉइंट्स। एक फिजिकल एंगेजमेंट में चले जाना। फिजिकल एंगेजमेंट इज लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं। डूइंग मतलब खुद परफॉर्म कर रहे हो, यू परफॉर्म बाय योरसेल्फ। You perform by yourself. That means teacher may use the physical activities of the routine to stimulate learning और interest. आपका interest draw करने के लिए, stimulate करने के लिए मैं physical activities दूंगी. For example, kinesthetic learning. Kinesthetic learning. अच्छा, what do you mean by kinesthetic? हम लोग किए थे, हम पढ़ चुके हैं, ऑडियो विजुअल आर्ट्स में भी पढ़ चुके हैं काइनेस्थेटिक। सेंसस में भी पढ़ चुके हो, मल्टीपल सेंसस होते हैं आपके। क्या है काइनेस्थेटिक? बाय बाय टच। बाय टच फिजिकल एक्टिविटीज, लर्निंग बाय डूइंग, ये तो मैंने अभी बोला, बट दैट इज काइनेस्थेटिक मतलब हो गया आपका टच। टच के थ्रू पढ़ना, कोई चीज़ों को टच करके उसके साथ परफॉर्म करके छू के करना। ठीक है, जस्ट लाइक कोई चीज़ रेफर्स टू द यूज ऑफ फिजिकल मोशन activities during the learning process. Instead of asking student to answer question aloud, a teacher might ask students to work up to the chalkboard and answer the question verbally while also writing the answer on the board. ऐसा ही क्या होता है ना, इसी से ही बच्चे नेक्स्टली उनको क्या बनना है, उनका एम भी मिलता है, उनको गोल भी मिलता है कि उनको टीचर बनना है या फिर उनको कुछ पेंटिंग करना है या कुछ करना है। वहाँ पे ही आपको क्विकली पता चलेगा बच्चा कितना क्रिएटिव है, वो कितना क्विकली लिख पा रहा है, डर रहा है क्या, स्टेज परफॉर्मेंस दे पा रहा है, सब कुछ आपको आइडियाज मिलेंगे। तो बच्चों को कुछ ऐसा एक्टिविटीज में एंगेज करवाओ जिसमें बच्चों को सब आंसर्स देना पड़े, चिल्ला के वो नहीं चाहिए। बच्चे आंसर्स भी दे, लिखे भी, एंड सारे बच्चे अटेंटिवली नेक्स्ट टाइम से पढ़ के भी आए। ये डर रहे उनको कि मैम बुला सकती है बोर्ड के पास एंड हमें लिखना पड़ेगा, हमें आंसर्स वहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ये भी डर होना चाहिए उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट सोशल एंगेजमेंट। ऐसा कुछ कंपटीशंस, कुछ पॉइंट्स जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर सके, ग्रुप वर्क, कोलैबोरेटिव, पेयर्ड वर्क, कुछ प्रोजेक्ट्स। और टीचर में क्रिएट द एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, जो आपके होते हैं एनुअल फेस्ट और प्रोग्राम्स और इंटर स्कूल कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, चेस कंपटीशन, आउटडोर इंडोर, सब कुछ मिला के ये सारे हो जाते क्या, सोशल एंगेजमेंट। ठीक है, ये कम समय में भी हो जाते हैं एंड इससे कुछ ना कुछ मिलता है, जस्ट लाइक द डिबेट टीम्स, रोबोटिक क्लब, साइंस फेयर एटसेट्रा। इससे एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे, न्यू चीज़ें भी सीखेंगे और सोशली इंटरेक्शन भी उनका चलेगा, इंटरेक्ट भी करेंगे। कल्चरल एंगेजमेंट, अभी मैंने बहुत कुछ आज बोला था कल्चर्स के रिलेटेड। दैट इज द स्कूल्स में टेक एक्टिव स्टेप्स टू मेक द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड फील वेलकम्ड। देखो, ऐसा स्कूल बनाओ, ऐसा स्कूल में एनवायरनमेंट बनाओ कि सारे बच्चे आ जाए, मतलब कोई भी कल्चर का हो, कोई भी ट्रेडिशन का हो, किसी भी जगह का हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, वो फील करे कि वी आर वेलकम्ड हियर, हम लोग यहाँ पे सारे स्वागत है। ठीक है, हमें एक्सेप्ट किया गया, हम सेफ है यहाँ पे। स्टूडेंट्स हो, फैमिलीज हो, लोकल कल्चर लीडर जितने भी हो, वो सारे अपने एक्सपीरियंस अपने बच्चों के थ्रू ही भेज रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। स्कूल स्टाफ फ्रेंडली होने चाहिए, टीचर्स ऑल्सो फ्रेंडली, इंटेंशनली कुछ भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, द स्कूल एक्टिविटीज में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मल्टी कल्चरल सॉन्ग, dances and the performances, while posters, flags and other educational material feature throughout the school may reflect the cultural diversity of the students and the school community। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज मैंने बोला कि कुछ ऐसा मल्टी कल्चरल सॉन्ग होते हैं। सॉन्ग्स जैसे कि आप उड़ीसा के हो बट डांस कर रहे हो बिहू, या राजस्थानी या फिर पंजाबी, तो ये क्या है ना, मल्टीपल कल्चर्स को भी शो कर रहा है। या फिर अपने ही एरिया में जो जितने भी ट्राइब्स के डांसेस हैं उसको भी कर सकते हैं। एजुकेशनल कुछ मटेरियल्स को भी शो कर सकते हो ट्राइब्स के बेसिस पे, प्रोजेक्ट्स पे, फ्लैग्स, पोस्टर्स मेकिंग, ये सब भी हो सकता है।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया, लर्निंग एनवायरनमेंट लर्निंग एंगेजमेंट हो जाएगा अब, बोलो। चलो गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट ऑफ 5.1, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है, इसीलिए एक साथ रख रही हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है, creating positive and productive environment for learning, creation of emotionally safe learning environment to increase learning। मतलब एक चीज है, अगर कोई पर्सन 5.2 नहीं पढ़ता है एंड उसको 5.1 पूरा आता है, तो दोनों को अगर इसमें भी आप लिख दो तो हो जाएगा आंसर। समझ आया? क्योंकि देखो क्या क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन ऐसा है कि शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में तो आने वाला नहीं है, ऐसा चीजें हैं। क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, अभी क्या पढ़ा था, लर्निंग एनवायरनमेंट तो पढ़ा था, वहां पे तो हमने बोला कितना कैसे प्रोडक्टिव करना है, सारा पॉइंट्स बताया। एंड क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे इमोशनली बच्चे सेफ फील करें, ये भी पॉइंट बोला हमने। सो जो इंक्रीज करे और फोस्टर करे लर्निंग को। तो यहाँ पे देख लो क्या है, पहले तो क्लासरूम रिलेटेड है, ऑब्वियस हम लोग कर चुके हैं इस पॉइंट्स को। अभी देखो नीड ऑफ, ये देखो क्रिएटिंग जो हम बोल रहे हैं, क्रिएटिंग CPPE लिखा गया है, तो CPPE इस वजह से लिखा है, क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। CPPE, CPPE का फुल फॉर्म जहाँ पे मैंने CPPE लिखा है, दैट मीन्स क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसका नीड क्या है, थोड़ा सा बस मेंशन करोगे। एंड इफेक्टिव मैनेजर्स हैव 4 प्राइमरी गोल्स, इसके प्राइमरी गोल्स है क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, ऑलरेडी क्या था, क्रिएटिंग ए कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स, डेवलपिंग लर्नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। ठीक है, क्लासरूम एग्जिस्ट एट 4 लेवल्स। अभी देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा करना है और कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ना अलग वे से चल रहा है। बाकी मैं बोल दूँ, कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करना है विथ लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग में बहुत रेयर आते हैं, शॉर्ट में आएंगे। तो 5.1 तो हमने पढ़ा हुआ है, उसी से ही आ जाएगा, सेम पॉइंट्स हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट लर्निंग एंगेजमेंट है। सो क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में इंट्रोडक्शन दे देना है 5.1 का, 5.1.1 जो था लर्निंग एनवायरनमेंट का। एंड उसके साथ आपके जो पॉइंट मेंशन किया मैंने काइंड एंड अचीव का, उसको दे देना है, वो डायग्राम दे देना है। एंड कितने उसके जैसे फिजिकल एंगेजमेंट, सोशल एंगेजमेंट, बिहेवियरल एंगेजमेंट, जितने पॉइंट्स हैं पूरा लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ यहाँ से आपको चेंज करना है। क्या हम लिख पाएंगे, क्लियर है, लिख पाएंगे कहाँ से क्या बोल रहे हो? ओके, अभी देखो नीड ऑफ CPPE, दैट मीन्स क्रिएटिंग, क्रिएटिंग क्या बोला अभी हमने, क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्रिएटिव, ये देखो यहाँ पे है पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, याद रखो CPPE। इसका नीड क्या है, देखो यहाँ पे प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट आर ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न, टीचर टू टीच, गोल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अभी देखो टीचर एंड लर्नर को दोनों को ही काम करने छोड़ो, कुछ टाइम देना पड़ेगा कि टीचर पढ़ा सके अपने वे से। अपना देखो, अगर मुझे काम डिवाइडेड है, दैट मीन्स दैट इज माई वर्क, ये मेरा काम है, मुझे कैसे कंप्लीट करना है वो मुझे पता है। तो टीचर को भी टीच गोल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखो ये क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए जितने भी गोल्स हैं, जितना भी पढ़ाई है, जितना भी TLM है, कैसे करना है वो टीचर को पता है। लर्नर्स का काम क्या है ना, उन्हें बस अलाउ करे कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको वो सीखे, उससे वो स्टिमुलेटेड हो एंड सीखते जाए, इतना करना है। नेक्स्ट क्या है, classroom management comprehensive actions teacher take to create an environment that supports and facilitate both academic एंड सोशल इमोशनल लर्निंग। अभी तो लिख के आए थे, पढ़ के आए थे सेम चीज, कि एक क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्लास को मैनेज करना कैसे ना, कम ऐसे कुछ एक्शन कर ले, कुछ एक्टिविटीज कर ले जहाँ पे टीचर्स क्रिएट करें ऐसा एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब गिविंग अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे बोथ एकेडमिक एंड सोशल इमोशनल लर्निंग को। सोशल इमोशनल लर्निंग को, लर्निंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस ऑलवेज ड्रॉ बैकवर्ड एंड इट एनहांस नॉट एनहांस, मतलब हम बोल सकते हैं कि एनहांस मतलब क्या करता है, नेगेटिविटी, एनहांस नेगेटिविटी नॉट पॉजिटिविटी, एंड इट इज़ वेरी hazardous फॉर द स्टूडेंट्स गोल अचीवमेंट।
तो गोल अचीवमेंट के लिए ये रुकावट बन जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव इमोशन इज इम्पोर्टेंट। व्हेन इफेक्टिवली डन, ये सारा काम अगर इफेक्टिवली हो जाता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू लर्नर्स एकेडमिक, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये तीन चीजें बहुत इजीली हो जाता है, एकेडमिक, पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट इजीली हो जाता है। अभी देखो, इफेक्टिव मैनेजर्स हैव 4 प्राइमरी गोल्स, इतना करना है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, क्लासरूम टाइम एग्जिस्ट एट 4 लेवल्स। ये टाइम मैनेजमेंट का कर लेने से खत्म, इससे आगे और आपको नहीं जाना है, ठीक है, इससे आगे आपको नहीं जाना है, इतना एनफ है। क्योंकि आप 5.1.1 का जो पॉइंट्स है उसको लिख लेंगे, लर्निंग एंगेजमेंट का कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, बस ये आंसर बन गया। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको आपको मैनेज करना है। क्या है, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ये डायग्राम का मैनेज किया गया कि ऐसा कर लो, ऐसे 4 कॉर्नर्स में एरो दे दो। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम। पॉजिटिव क्लासरूम बनाना है। पॉजिटिव क्लासरूम मतलब वेयर द स्टूडेंट्स फील सेफ और सपोर्टिव, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, पर्सनली बच्चों के साथ स्टूडेंट्स बच्चों के साथ मतलब सॉरी स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स कनेक्टेड हो जाए, दे लव देयर एफर्ट्स और रेस्पेक्ट देम, वर्दी बने, कोई चीज़ वर्दी बने, तो यही सारा चीज़ है, ठीक है। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट, क्रिएटिंग ए कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स, देखो लर्नर्स कौन है, वी आर ऑल्सो लर्नर्स, वी आर टीचर्स ऑल्सो, वी आर लर्नर्स ऑल्सो। तो लर्नर्स, टीचर्स एंड आपके जो पॉइंट है कौन से, स्टूडेंट्स, ये दोनों ही काम करेंगे एक साथ टू हेल्प एवरीवन लर्न इंक्लूसिवनेस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव? इन है, देखो अच्छे से समझो, इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या है बताओ, कैसा क्लासरूम होगा? इन बोला गया, हाँ, सबको ले लेंगे, ओके, ऑल आर इन्वॉल्व। सो यहाँ पे ना आपके जो हैंडीकैप्ड होते हैं, नॉन हैंडीकैप्ड मतलब नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, सब कुछ सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इंक्लूसिवनेस जो कैरेक्टर्स हैं वो उसको डेवलप कर रहे हैं, ऐसा क्लासरूम बना रहे हैं। एंड सपोर्ट इन ए लर्निंग कम्युनिटी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग लर्नर पर्सनैलिटी सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए कि ऑब्वे द रूल्स, रूल जो भी रूल बन रहे वो उनके लिए ही बन रहे, ठीक है। ऑब्वे द रूल्स इज ओके, लर्नर्स ऑब्वे रूल्स बिकॉज द रूल्स मेक सेंस इंस्टेड ऑफ ऑबिंग रूल्स बिकॉज ऑफ द थ्रेट। डर के मारे रूल्स ना माने, पनिशमेंट के डर से ना माने कि पनिशमेंट मिल जाएगा वो अगर तोड़ देते हैं, ऑबे करेंगे इसलिए क्योंकि उनका इम्प्रूवमेंट हो। स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों वो फॉलो करे रूल्स को। दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल एज द राइट्स ऑफ द अदर। रूल्स इसलिए बनते हैं कि उनके राइट्स फिक्स्ड हो जाए एंड वो उसको एंजॉय कर सके, प्लस दूसरों के राइट्स को भी वो बता सके, यही पॉइंट है। अभी चलो नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग टू मैक्सिमाइज टाइम, सॉरी मिनिमाइजिंग में बोल रही हूँ, गलती हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक, मैक्सिमाइजिंग so sorry. To maximize time for learning, some reformers have suggested lengthening the school year or school day, even increasing the amount of time devoted to the certain subject. अभी क्या होता है ना, मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए हमें स्कूल का जो टाइम है एलोकेट किया जाता है, टाइम टेबल, तो उसको बढ़ाना पड़ता है, ईयरली स्कूल डेज को, या फिर अमाउंट ऑफ टाइम जो भी सब्जेक्ट्स के बेसिस पे दिया गया है उसको बढ़ाना पड़ता है। अभी क्या है देखो, एलोकेटेड टाइम क्या होता है, क्लासरूम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट 4 लेवल्स के टाइम है। एलोकेटेड टाइम, द अमाउंट ऑफ ए टाइम ये टीचर डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेट्स फॉर अ पर्टिकुलर कंटेंट और एरिया और टॉपिक। एक टॉपिक के लिए और कंटेंट के लिए एक टीचर ने जितना टाइम फिक्स किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलोकेटेड टाइम। इंस्ट्रक्शनल टाइम मतलब ये होता है ना कि हम क्या करें, जो टाइम बच गया, द अमाउंट लेफ्ट फॉर टीचिंग आफ्टर टीचर्स हैव कंप्लीटेड रूटीन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। मतलब एलोकेटेड टाइम हो गया कि एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो टाइम हम दे रहे हैं, बट यहाँ पे बोला गया कि हम सारा काम खत्म कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में खत्म हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रूटीन मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ होने के बाद जो टाइम टीचर्स के पास बच जा रहा है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, बच्चों के चेंजेस के लिए, उसको हम बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शनल टाइमिंग। एंगेज टाइमिंग क्या है, द टाइम स्पेंड्स स्टूडेंट स्पेंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग एक्टिविटीज। मतलब स्टूडेंट्स एक्टिव होके जो काम में जितना टाइम दे रहे हैं वो होता है एंगेजमेंट टाइम, मतलब एंगेज टाइम। एंड द लास्ट वन और एक होगा
ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। एकेडमिक लर्निंग टाइम, ये तो समझो एकेडमिक लर्निंग टाइम मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जितना टाइम पढ़ रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, एंगेजमेंट जितना भी हो रहा है उनके पूरे ईयर में इतना टाइम वो एकेडमिक सेशन पे दे रहे हैं, वो एंगेज्ड है, तो दैट मीन्स द एंगेजमेंट टाइम, और सॉरी एकेडमिक एंगेजमेंट टाइम, तो उतना करने से हो जाएगा और नहीं चाहिए आपको। एंड क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग, मैं इसके पॉइंट्स बता रही हूँ। इमोशंस पॉइंट्स दिया गया है, ओके। और क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट है ही नहीं। सो मैं बता दूँ इस क्वेश्चंस के लिए जो ये क्वेश्चन मेंशन किया है थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, पीडीएफ थोड़ा सा ये चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स उतने ज़्यादा नहीं है। सो क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू इंक्रीज लर्निंग, तो आपको जो लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट बोला गया वही पॉइंट लिखे, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम लिखेंगे। बाकी बस इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था जहाँ पे टाइम एलोकेशन था, मतलब डिफरेंट टाइम्स थी, उसको आप मैनेज करेंगे और 4 पॉइंट्स जो थे उसको लिखेंगे। उतना लिखने से ये क्वेश्चन बन गया। 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हम क्लियर हैं?